सोचिए 1521 का साल है। जगह है मेक्सिको का एक बिल्कुल अनजान तट। एक इंसान हर्नान कॉर्टेस अपनी सिर्फ 600 लोगों की एक बहुत छोटी सी आर्मी के साथ एक ऐसी एम्पायर के सामने खड़ा है जिसके पास लाखों की फौज है, एज़टेक एम्पायर, जो उस वक्त की सबसे ताकतवर और ब्रूटल सिविलाइजेशंस में से एक थी। एग्जैक्टली। तो एक आम सोच तो यही कहेगी कि भाई ये तो सीधा सीधा सुसाइड है। उन 600 सोल्जर्स के दिमाग में डर था और उनकी नजर बार बार पीछे खड़े उन जहाजों पर जा रही थी जिन पर बैठकर वो वहां आए थे। राइट, क्योंकि वो जहाज उनका एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट थे। हाँ, उन्हें लग रहा था कि अगर हालात थोड़े भी बिगड़े तो बस वापस भाग जाएंगे। राइट। लेकिन कॉर्टेस ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने अटैक नहीं किया? नहीं, उसने अटैक नहीं किया, उसने अपने ही जहाज जला दिए। अरे वाह। और उस आग की लपटों के साकली उन 600 सोल्जर्स का वो जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट था ना, वो हमेशा के लिए राख हो गया। कंप्लीटली। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत ही गहरी और इंटेंस है। अपने ही जहाज जलाने का मतलब सिर्फ लकड़ी जलाना नहीं था, वो दिमाग में पल रहे रिट्रीट या वापस लौटने के उस ऑप्शन को कंप्लीटली खत्म करना था। क्योंकि जब दिमाग को पता होता है कि पीछे हटने का रास्ता खुला है तो इंसान कभी अपना 100% नहीं देता, है ना? बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मौत और जीत के बीच में कोई तीसरा ऑप्शन बचे ही ना, तब एक इंसान की एक्चुअल पावर बाहर आती है। या तो जीतना है या वही मरना है। और हिस्ट्री गवाह है कि इसका नतीजा क्या निकला। उन 600 लोगों ने उस विशाल एम्पायर को घुटनों पर ला दिया। अनबिलीवेबल। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि उन्होंने फिजिकली लड़ा कैसे। हैरान करने वाली बात ये है कि कॉर्टेस ने डायरेक्टली एज़टेक्स से खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई शुरू ही नहीं की। जंग एक्चुअल बैटलफील्ड पर शुरू होने से पहले ही दिमाग में जीती जा चुकी थी। एग्जैक्टली। कॉर्टेस ने दुश्मन के अलायंसेस तोड़े और उनके दिमाग में एक डर और अनसर्टेनिटी पैदा की। उनकी पुरानी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह काउंटर कर दिया। बिल्कुल। और बस यही वो पॉइंट है जहां से हमारी आज की इस गहरी चर्चा का कोर फिलॉसफी शुरू होता है। हमारे आज की इस डीप डाइव का मिशन एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को डिकोड करना है। हाँ, और वो कॉन्सेप्ट है द आर्ट ऑफ वॉर। राइट। करीब 2500 साल पहले एक चाइनीज जनरल और फिलोसोफर सन त्ज़ू ने ये किताब लिखी थी। सिर्फ 13 चैप्टर्स की एक छोटी सी मैनुअल, लेकिन जिसने आने वाली सदियों तक दुनिया भर के लीडर्स की सोच को बदल कर रख दिया। पर एक आम गलतफहमी लोगों में ये होती है कि ये तो एक पुरानी मिलिट्री मैनुअल है जिसमें तलवारें और घोड़ों की बातें होंगी, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर इस फिलॉसफी की गहराई में उतरा जाए तो ये फिजिकल वॉर के बारे में कम और ह्यूमन साइकोलॉजी और विनिंग के बारे में ज्यादा है। ये बिजनेस या कॉम्पिटिटिव मार्केट्स और यहाँ तक कि लाइफ की डेली स्ट्रगल्स में जीतने का एक ब्लूप्रिंट है। और इसका सबसे बड़ा उसूल यही है कि फिजिकली लड़ना सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। सही कहा। असली मास्टरी दुश्मन के दिमाग को पढ़ने और उसके परसेप्शंस को कंट्रोल करने में है। तो इस डीप डाइव में हम इन्हीं सोर्सेस का विश्लेषण करेंगे और 3 मुख्य हथियारों को डीपली एनालाइज करेंगे: डिसेप्शन और मेंटल वॉरफेयर और अडेप्टेबिलिटी। तो चलिए सबसे पहले उसूल को समझते हैं। ये पहली बार सुनने में थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है। sun tzu कहता है कि ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, यानी हर जंग और हर कंपटीशन का आधार धोखा है। हाँ, अब देखो यहाँ डिसेप्शन का मतलब नैतिक रूप से किसी को चीट करना या फ्रॉड करना नहीं है। ये एक प्योर टैक्टिकल एडवांटेज की बात हो रही है। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी एक्चुअल पोजीशन और अपनी ताकत और अपनी इंटेंशंस को छुपा कर रखना, जिसे मिलिट्री स्ट्रैटेजी में फॉग ऑफ वॉर कहा जाता है। फॉग ऑफ वॉर यानी अनसर्टेनिटी का एक ऐसा धुंध क्रिएट करना जहां सामने वाले को क्लियर पिक्चर कभी दिखे ही ना। एग्जैक्टली। लेकिन इस अनसर्टेनिटी का एक्चुअल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम कैसे करता है? मेरा मतलब है ये सामने वाले को कमजोर कैसे बनाता है? देखो, इंसान का दिमाग बायोलॉजिकल रूप से इस तरह वायर्ड है कि वो अनसर्टेनिटी यानी किसी भी अनिश्चितता से सबसे ज्यादा डरता है। मेक सेंस। जब दिमाग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो एक वैक्यूम महसूस करता है और उस वैक्यूम को हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियोज से भरने लगता है। राइट, ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल। जो दुश्मन या कॉम्पिटिटर अपने अपोनेंट की एक्चुअल पोजीशन के बारे में अनसर्टेन है, वो कभी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अटैक कर ही नहीं सकता। वो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहेगा।
इसीलिए सुनजू का बहुत ही फेमस रूल है, जब स्ट्रांग हो तो वीक दिखो और जब वीक हो तो स्ट्रांग दिखो। क्या बात है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम एक बहुत ही रिलेटेबल मॉडर्न डे एनालॉजी से समझें तो ये और क्लियर हो जाता है। हाँ बताइए। मान लीजिए किसी ने व्हाट्सएप पर एक बहुत लंबा और इमोशनल मैसेज भेजा। ओके। सामने वाले ने उसे सीन कर लिया, ब्लू टिक्स आ गए, लेकिन पिछले 4 घंटे से कोई रिप्लाई नहीं आया। हो, ये तो बहुत हेवी सिचुएशन है ना। अब उस 4 घंटे की उस फॉग ऑफ वॉर में उस मैसेज भेजने वाले के दिमाग का क्या हाल होता है? वो कंप्लीटली पैनिक मोड में आ जाता है। एग्जैक्टली। वो ओवरथिंक करने लगता है और अपनी ही बातों पर डाउट करने लगता है और अक्सर घबराहट में आकर 3-4 मैसेजेस और भेज देता है और अपनी सारी इनसिक्योरिटीज लीक कर देता है। सही पकड़ा। सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले ने एक साइलेंस मेंटेन की, एक धुंध क्रिएट कर दी थी। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और यही एग्जैक्ट साइकोलॉजी हाई स्टेक्स बिजनेस नेगोशिएशंस में भी काम आती है। साइलेंस यानी खामोशी अपने आप में एक बहुत ताकतवर वेपन है। कैसे? दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वो एक्चुअली सबसे वीक पोजीशन में होते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन लीक कर रहे होते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस डील चल रही है। राइट। जो व्यक्ति टेबल पर आकर लंबी लंबी बातें करता है और अननोइंगली ये जाहिर कर देता है कि उसे इस डील की कितनी ज्यादा जरूरत है, तो वो अपना पूरा लेवरेज खो देता है, क्योंकि दूसरी पार्टी उसकी डेस्परेशन को भांप लेती है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ एक शांत व्यक्ति को देखिए। जो इंसान टेबल पर बिल्कुल काम रहता है और सिर्फ सुनता है या थोड़ा डिसइंटरेस्टेड दिखता है, वो दरअसल फॉग ऑफ वॉर मेंटेन कर रहा है। ओह, तो उसकी खामोशी डर पैदा कर रही है। हाँ, दूसरी पार्टी इस साइलेंस की वजह से बहुत अनसर्टन महसूस करती है। उन्हें डर लगता है कि शायद इस व्यक्ति के पास कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव मौजूद है, और उस प्रेशर में आकर वो अपना बेस्ट ऑफर टाइम से पहले ही टेबल पर रख देते हैं। एग्जैक्टली। साइलेंस एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो इंसान साइलेंस में कंफर्टेबल है वो प्रैक्टिकली ये कम्युनिकेट कर रहा है कि उसे सामने वाले के वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी इस सोर्स मटेरियल पर। हाँ जरूर। अगर हम एक पोकर गेम की बात करें तो वहाँ अक्सर जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा बोलता है और ओवर कॉन्फिडेंट दिखता है, उसके पास एक्चुअल में सबसे कमजोर पत्ते होते हैं। राइट, ब्लफ कर रहा होता है। तो वहाँ फॉग क्रिएट करना समझ आता है। लेकिन क्या कॉर्पोरेट कल्चर में या पर्सनल रिलेशनशिप्स में हर वक्त ये फॉग या खामोशी बनाए रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? वैलिड पॉइंट है। अगर कोई टीम लीडर हमेशा अपनी इंटेंशंस छुपाएगा तो क्या उसकी टीम का ट्रस्ट कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाएगा? लोग उस पर भरोसा कैसे करेंगे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसकी बाउंड्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंस और डिसेप्शन का मतलब परमानेंटली चुप रहना या अपनों के साथ मैनिपुलेटिव होना बिल्कुल नहीं है। तो कहाँ अप्लाई होता है ये? सुन त्सू की स्ट्रैटेजी स्ट्रिक्टली वहां अप्लाई होती है जहां क्लियर कंपटीशन या एडवर्सेरियल सिचुएशन हो। एक लीडर और उसकी इंटरनल टीम के बीच ट्रस्ट बहुत जरूरी है। वहां ट्रांसपेरेंसी ही फाउंडेशन होती है। ओके, इंटरनल क्लैरिटी जरूरी। लेकिन जब बात एक्सटर्नल मार्केट कॉम्पिटिटर्स की हो या किसी राइवल की हो तो वहां पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना खुदकुशी के बराबर है। समझ आई बात। फॉग बनाए रखने का मतलब है अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट पूरी पब्लिक के सामने ओपन ना करना। ये खुद को एक्सपोज होने से बचाने का एक तरीका है, धोखेबाज बनने का नहीं। यानी अपनी इंटरनल प्लेबुक को लॉक करके रखो। अब अगर खामोशी और अनसर्टेनिटी से हमने डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर भी ली तो उसके बाद अगला कदम क्या होता है? अगला कदम और भी डीप है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन सिर्फ चुप रहने से तो जीता नहीं जा सकता ना, कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है। तो खुली लड़ाई को कंप्लीटली कैसे अवॉइड किया जाए, चाहे एक फिजिकल जंग हो या कोई एक्सपेंसिव लीगल बैटल? जीतने वाले का भी तो उतना ही नुकसान होता है जितना हारने वाले का। और यहाँ पर इस किताब का सबसे बड़ा और प्रोफाउंड विचार सामने आता है, मेंटल वॉरफेयर। सुन त्सू ने साफ लफ्जों में लिखा है कि बिना लड़े दुश्मन की रेजिस्टेंस को तोड़ना ही सुप्रीम एक्सीलेंस है। बिना लड़े जीतना सुनने में मैजिक जैसा लगता है। हिस्ट्री में एक टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं पिरिक विक्ट्री। ये एक ऐसी जीत होती है जहां आप दुश्मन को हरा तो देते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में आपकी खुद की फौज और रिसोर्सेज और एनर्जी इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है कि वो जीत प्रैक्टिकली हार जैसी ही लगने लगती है। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को हराने के लिए इतना हेवी डिस्काउंट दे दे कि वो खुद ही बैंक्रप्सी के कगार पर पहुंच जाए। एग्जैक्टली। तो उस मार्केट शेयर को जीतने का क्या फायदा हुआ जब आप खुद ही बर्बाद हो गए? सही बात है।
तो असली जीत वो है जहां डैमेज मिनिमम हो और डोमिनेशन मैक्सिमम। पर विदाउट फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन सामने वाले का स्ट्रक्चर तोड़ने की एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होती है? ये करते कैसे हैं? इसके मुख्य रूप से दो आधार हैं। पहला मैकेनिज्म है डिवाइड एंड कॉन्कर, दुश्मन की एक्सटर्नल और इंटरनल अलायंसेस को टारगेट करना। ओके, अलायंसेस तोड़ना। हाँ, अगर एक कॉम्पिटिटर बहुत विशाल है तो उस पर सीधे सामने से हमला करना बेवकूफ़ी है। उसकी जगह उसके सपोर्ट सिस्टम को कट ऑफ किया जाता है। डोमिनेंट कंपनीज अपने तगड़े कॉम्पिटिटर्स के मेन ऑफिस पर पत्थर नहीं फेंकती। तो वो क्या करती है? वो उनके टॉप परफॉर्मिंग इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स को डबल सैलरी पर हायर कर लेती हैं या फिर उनके मेन रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं। वाओ, इंटरनल पिलर्स ही गिरा दिए। बिल्कुल, जब इंटरनल पिलर्स टूट जाते हैं तो बाहरी स्ट्रक्चर को पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ढेर हो जाता है। माइंड ब्लोइंग। और इस मेंटल वॉरफेयर का दूसरा मैकेनिज्म क्या बताया गया है सॉस में? दूसरा मैकेनिज्म है अटैक द स्ट्रेटजी। दुश्मन की एक्चुअल ताकत या उनके लोगों पर हमला मत करो, उनकी प्लानिंग और उनकी फिक्स्ड सोच पर हमला करो। उन्हें वहां मारो जहां उनका दिमाग फंसा हुआ है। एग्जैक्टली। पता है, जब आप फिक्स सोच पर हमला करने की बात कर रहे थे तो मुझे हिस्ट्री का एक बहुत ही आइकॉनिक इवेंट याद आ रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम। मैजिनॉट लाइन। हाँ बिल्कुल, फ्रांस को डर था कि जर्मनी उन पर अटैक करेगा, तो उन्होंने अपनी पूरी नेशनल रिसोर्सेज लगाकर एक मैसिव हेविली फोर्टिफाइड डिफेंसिव वॉल बनाई जिसे मैजिनॉट लाइन कहते थे। राइट, वो दुनिया की सबसे तगड़ी दीवार मानी जाती थी। हाँ, ये कोई आम दीवार नहीं थी, इसमें अंडरग्राउंड बंकर्स थे और एयर कंडीशनिंग थी, यहाँ तक कि ट्रेन्स तक चलती थी इसके अंदर। इनसेन। फ्रांस की पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी इस एक अजम्पशन पर फिक्स थी कि जर्मनी आएगा और इस मैसिव दीवार से टकराकर बर्बाद हो जाएगा। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है स्ट्रेटजी पर अटैक करने का। पता है जर्मनी ने क्या किया? क्या किया? उन्होंने उस विशाल दीवार पर एक गोली भी नहीं चलाई। उन्होंने उस रिजिड डिफेंस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उन्होंने देखा कि उस दीवार के साइड में एक बहुत बड़ा और घना जंगल था, आर्डेंस फॉरेस्ट, जिसके बारे में फ्रांस को लगता था कि वो इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली। फ्रांस को लगता था कि इस जंगल से तो कोई आर्मी और टैंक्स गुजर ही नहीं सकते। लेकिन जर्मन फोर्सेस ने अपनी स्ट्रैटेजी अडेप्ट की, अपने टैंक्स को मॉडिफाई किया और उस जंगल के बीच से निकलकर सीधे फ्रेंच आर्मी के पीछे पहुंच गए। ओ माय गॉड, यानी फ्रांस ने उस दीवार में अपने सारे रिसोर्सेज डाल दिए थे और जर्मनी ने उनकी आर्मी पर अटैक ही नहीं किया। उन्होंने उनकी फिक्स स्ट्रैटेजी पर अटैक किया। नतीजा ये हुआ कि उस मैसिव वॉल के बावजूद फ्रांस को सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना पड़ा। ये सच में हैरान करने वाला हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर इस पैटर्न को हम डेली लाइफ की मेंटल वॉरफेयर से जोड़ें तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक बड़ी सच्चाई दिखती है। चाहे वर्क प्लेस पर या सोशल सर्कल में, जो प्रोवोकेशन का गेम खेलते हैं, राइट, जो आपको ट्रिगर करते हैं। हाँ, वो ऐसी बातें बोलते हैं जिससे गुस्सा आए या आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाए। दरअसल जो इंसान प्रोवोक कर रहा है उसकी स्ट्रैटेजी ही यही है कि सामने वाला अपना आपा खोए और रिएक्ट करे, क्योंकि गुस्से में रिएक्ट करने वाला इंसान सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। एग्जैक्टली। अगर आप किसी प्रोवोकेशन पर शांत रहते हैं तो आप दरअसल सामने वाले की स्ट्रैटेजी पर अटैक कर रहे हैं। वाह। प्रोवोक करने वाला खुद परेशान हो जाता है कि इसका रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, और उस फ्रस्ट्रेशन में वो खुद मिस्टेक्स करना शुरू कर देता है। तो कामनेस यहाँ सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है बल्कि एक बहुत ही लीथल वेपन बन जाती है। एकदम सही एनालिसिस है ये। और यहाँ पर हम एक डीपर पैटर्न देख सकते हैं। चाहे मैजिनॉट लाइन का टूटना हो या किसी प्रोवोकिंग इंसान को इग्नोर करके हराना हो, ये सब तभी पॉसिबल है जब एक क्लियर माइंड सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज करने को तैयार हो, यानी अडेप्टेबल हो। बिल्कुल। एक फिक्स्ड और रिजिड माइंड कभी नई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता, जिससे हम इस डीप डाइव के तीसरे और सबसे क्रिटिकल पहलू पर आते हैं, अडेप्टेबिलिटी, यानी स्थिति के अनुसार खुद को पूरी तरह ढाल लेने की क्षमता, जिसे बाद में मार्शल आर्ट्स और फिलॉसफी में बहुत फेमस तरीके से बी लाइक वाटर कहा गया, पानी की तरह बनना। सही कहा। सुन त्सू इस फिलॉसफी को एक्सप्लेन करते हुए टेरेन यानी जमीन का कॉन्सेप्ट लाते हैं। देखो, पानी की अपनी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है ना। पानी फॉर्मलेस होता है। वो जमीन के आकार यानी टेरेन के हिसाब से अपना रास्ता और आकार कंप्लीटली बदल लेता है। एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिस्ट को भी ठीक वैसे ही बिहेव करना चाहिए। जंग के मैदान में टेरेन का मतलब भौगोलिक स्थिति होती है, जैसे पहाड़, नदियां या जंगल। लेकिन आज की दुनिया में तो टेरेन का रूप बदल गया है ना। बिल्कुल।
बिजनेस और मॉडर्न लाइफ के लिए टेरेन का मतलब है बदलती हुई टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर साइकोलॉजी और इकोनॉमिक शिफ्ट्स। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम एक ही फिक्स्ड फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। जो रास्ता कल हमें जीत दिला रहा था, हो सकता है आज वही रास्ता मौत की तरफ ले जाए। डेफिनेटली। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट हिस्ट्री देखें तो वो भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल से जहां कंपनीज इस टेरेन वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ ही नहीं पाई। हाँ, क्योंकि रिजिडिटी यानी पत्थर जैसा बनना इंसान की सबसे बड़ी नेचुरल वीकनेस होती है। हम कंफर्ट चाहते हैं। जब कोई एक चीज काम कर जाती है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमेशा काम करेगी। राइट। ऐसी बहुत सी जॉइंट कंपनीज थी जो पानी की तरह एडॉप्टेबल नहीं थी। ब्लॉकबस्टर का एग्जांपल ले लीजिए। एक वक्त पर ब्लॉकबस्टर वीडियो रेंटल का अनडिस्प्यूटेड राजा था। हर जगह उनके स्टोर्स थे। लेकिन उनका रेवेन्यू मॉडल किस चीज पर बेस्ड था? लेट फीस पर। ओ हाँ, यानी जब कस्टमर मूवी देर से लौटा रहा है तब वो पैसा कमा रहे थे। उनका पूरा प्रॉफिट एक्चुअली लोगों की गलती और इनकन्वीनियंस पर निर्भर था। और फिर टेरेन चेंज हुआ और नेटफ्लिक्स मार्केट में आया। एग्जैक्टली। नेटफ्लिक्स ने टेरेन को ध्यान से देखा और अडेप्ट किया। उन्होंने डीवीडी बाय मेल शुरू किया और सबसे बड़ा चेंज ये किया कि भाई हमारी कोई लेट फी नहीं होगी। ब्लॉकबस्टर ने रिएक्ट नहीं किया। ब्लॉकबस्टर के पास रिसोर्सेज थे नेटफ्लिक्स को खरीदने के या उन्हें क्रश करने के, लेकिन वो अपनी अप्रोच में रिजिड थे। उन्होंने अपनी उस लेट फी वाली दीवार से चिपके रहने का फैसला किया। वही मैजिनॉट लाइन वाली गलती। बिल्कुल। वो अपने टेरेन की बदलती हुई हवा को महसूस नहीं कर पाए और एक दिन वो पूरी तरह ढेर हो गए। जो पत्थर जिद करता है, पानी एक दिन उसको काट ही देता है। खूबसूरत बात बोली आपने। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक डीप और फिलोसॉफिकल सवाल पैदा हो रहा है अब। हाँ, पूछिए। इससे पहले के एक डीप डाइव में जब हम ईगो इज द एनिमी के कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि ईगो इंसान को फ्लेक्सिबल होने से रोकता है। राइट। ईगो कहती है कि मैं जो कर रहा हूँ वही बेस्ट है। हाँ, तो अगर बी लाइक वाटर का मतलब कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होना है तो क्या इसका ये मतलब निकलता है कि हमारा अपना कोई स्टैंड या कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या कोर बिलीफ सिस्टम ही नहीं होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी और सॉलिड फाउंडेशन के बीच का कनेक्शन आखिर क्या है? ये एक बहुत ही खूबसूरत पैराडॉक्स है। लोग अक्सर फाउंडेशन और रिजिडिटी को ना एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग है। कैसे? देखो, पानी फ्लेक्सिबल जरूर है, लेकिन उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और वो है ग्रेविटी, जो उसे लगातार समुंदर की तरफ खींचती है। पानी का अल्टीमेट गोल समुंदर तक पहुंचना है, ये उसका कोर बिलीफ है। ओके। लेकिन उस गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है वहां वो पूरी तरह फ्लेक्सिबल है। अगर बीच में कोई चट्टान आ जाए तो पानी ईगो में आकर चट्टान से लड़ता नहीं है कि मैं इसको तोड़कर ही निकालूंगा। वो बस अपना आकार बदलता है और चट्टान के साइड से बाईपास करके निकल जाता है। एग्जैक्टली। ईगो वाली स्ट्रैटेजी उस पत्थर की तरह है जो दीवार से टकराकर खुद ही टूट जाएगा, जबकि एडेप्टेबिलिटी वाली स्ट्रैटेजी यानी पानी का नेचर अपना रास्ता ढूंढकर ऑब्स्टिकल को पार करता है और मंजिल तक पहुंच जाता है। आपका विजन और आपके वैल्यूज सॉलिड होने चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के प्लान्स कंप्लीटली फ्लूइड और एडेप्टेबल होने चाहिए। अरे वाह! अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखें तो एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क निकल कर आता है। बिल्कुल। डिसेप्शन और फॉग ऑफ वॉर क्रिएट करके अपनी इंटेंशंस को छुपाना, फिर मेंटल वॉरफेयर के जरिए सामने वाले की स्ट्रैटेजी और अजम्पशंस को तोड़ना, वो भी बिना एक्चुअल वायलेंस के, और एंड में पानी की तरह बदलते हुए हालात के हिसाब से अडेप्ट कर जाना। ये किसी पुरानी हिस्ट्री की किताब की बातें नहीं लगती अब। बिल्कुल नहीं। ये आज की इस ब्रूटल और फास्ट पेस्ड मॉडर्न दुनिया की सबसे ज़रूरी सर्वाइवल इंटेलिजेंस लगती है। अगर किसी को भी ये डीप ड्राइव सुनकर एक माइंडसेट शिफ्ट महसूस हो रहा है तो हम चाहेंगे कि वो कमेंट्स में वॉरियर स्ट्रैटेजी लिखें, ताकि हमें पता चले कि ये कॉन्सेप्ट्स कितने लोगों के दिमाग को ओपन कर रहे हैं। जरूर। और इस सारी डिस्कशन का सबसे बड़ा अंडरलाइंग सच यही है कि ये कोई भी बाहरी स्ट्रैटेजी तब तक ठीक से काम नहीं करेगी जब तक उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने वाला दिमाग अंदर से कंप्लीटली शांत और क्लियर ना हो। हाँ, क्लैरिटी जरूरी है। अगर एक इंसान अंदर से डरा हुआ है या कंफ्यूज्ड है या अपने ईगो में फंसा है तो वो कभी ना तो फॉग क्रिएट कर पाएगा और ना ही वक्त आने पर पानी की तरह ढल पाएगा। एब्सोल्युटली। द आर्ट ऑफ वॉर का एक बहुत ही आइकॉनिक कोट है कि इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ, you need not fear the result of 100 battles. यानी अगर दुश्मन की समझ है और उससे भी ज्यादा खुद की समझ है तो नतीजे की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। सही बात।
लेकिन आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए मैं एक नए और थोड़े अनसेटलिंग विचार की तरफ ध्यान खींचना चाहती हूँ। बताइए। आज की दुनिया में जहाँ हर सेकंड हमारे दिमाग पर नए डेटा और नोटिफिकेशंस और ओपिनियंस की बमबारी होती रहती है, वहाँ क्या हो अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी इंसान या कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटर हो ही ना। ये तो एक बहुत ही गहरा पॉइंट है। क्या हो अगर सबसे बड़ा, सबसे धुंधला फॉग ऑफ वॉर बाहर किसी मैदान में नहीं बल्कि हमारे खुद के दिमाग के अंदर चल रही ओवरथिंकिंग और एंजाइटीज में हो। अगर असली मैजनॉट लाइन हमारी अपनी पुरानी और रिजिड आदतें हों जो बदलावों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। अगर आज का रियल बैटलफील्ड हमारा इंटरनल टेरेन है तो उस टेरेन को हम कैसे जीतेंगे? इसका जवाब शायद हमारी पहली कहानी में ही छुपा रहा है। हाँ, शायद। सबसे पहले ठीक कॉर्टेस की तरह हमें अपने दिमाग में बसे डर और कंफर्ट जोन के उन जहाज़ों को आग लगानी पड़ेगी। उन सारे सेफ्टी नेट्स को जलाना पड़ेगा जो हमें अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं, ताकि आगे बढ़ने के अलावा और अब बेहतर बनने के अलावा कोई और रास्ता ही ना बचे। खुद के डर और ईगो के जहाज़ों को जलाना ही किसी भी विजय की सबसे पहली शर्त है। जब दिमाग का इंटरनल टेरेन जीत लिया जाता है तो सच मानिए बाहरी दुनिया का कोई भी टेरेन आसान लगने लगता है। और इस पावरफुल विचार के साथ हमारा आज का ये डीप एनालिसिस यहीं संपन्न होता है। इस इंटरनल वॉरफेयर के बारे में जरूर सोचिए, ताकि जब लाइफ में अगला ऑब्स्टिकल सामने आए तो आप रिजिडली पत्थर की तरह उसे टकराए नहीं, बल्कि पानी की तरह उसके आसपास से अपने एक नया रास्ता बना लें।